हाय एवरीबॉडी, नमस्कार प्यारे साथियों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सभी? मैं अनुज आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट विद अंकित में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मुझे पूरी उम्मीद है, आशा है आप सभी बहुत अच्छे, खुश होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरे मन से कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, जैसा आप सभी को पता है, दिस इज द टाइम टू स्टडी पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम लोग पढ़ रहे हैं, एक बेसिक इंट्रोडक्शन हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का लेकर के चल रहे हैं, वेयर हमें पता है कि हम लोग 8 वर्ड्स के बारे में जानेंगे, बेसिक डेफिनेशन, काइंड्स और उनके फंडामेंटल्स क्या हैं, किस तरह से वो किस सेंटेंस में काम करते हैं। इसी सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन प्यारे साथियों एक बहुत ही सामान्य सा टॉपिक, बहुत ही छोटा और हल्का दिखने वाला टॉपिक, लेकिन वजूद में और प्रयोग में काफी भारी भरकम टॉपिक है। ये सबसे ज्यादा सवाल यहां से बनते हैं। ऐसा शायद ही आप मुझे किसी इंग्लिश एग्जाम की बात करेंगे याद दिला सकते हैं जिसमें ग्रामर हो, प्रीपोजिशन से सवाल ना आए। ऐसा शायद ही कोई एग्जाम आपका होगा भैया जिसमें प्रीपोजिशन से सवाल ना आए। यानी हर छोटे से छोटे, बड़े से बड़े एग्जाम में इंग्लिश के ग्रामर में प्रीपोजिशन से सवाल बनता ही है। ठीक है भाई, चलो जुड़ जाइएगा। जुड़े हैं अपने साथ कुछ प्यारे साथी। चलिए भाई, सभी का स्वागत है। भाई प्यारे भाई, मैं आपको कराऊंगा इस क्लास की शुरुआत जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं प्रीपोजिशन होता क्या है। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। प्रीपोजिशन होता क्या है? प्रीपोजिशन, 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 प्रीपोजिशन को हिंदी में संबंध बोधक शब्द हम कहते हैं भैया। संबंध बोधक शब्द, यानी ये संबंध बताने का काम करता है। किसका बताएगा? नाउन या प्रोनाउन का बाकी आए हुए शब्दों के साथ या सेंटेंस के अन्य शब्दों के साथ ये संबंध जोड़ने का काम करता है। प्यारे साथियों, ये बात समझ आई है? जल्दी से मुझे बता दो संबंध। मैं कुछ एग्जांपल आपको यहां पर दूंगा। कोई भी जो प्रीपोजिशन है, कोई भी जो प्रीपोजिशन है, उसका जो यूज होता है भैया, उसका जो यूज होता है वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन से यूज होता है। नाउन या प्रोनाउन से पहले, हमेशा किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नाउन या प्रोनाउन से पहले होता है। हमेशा किसी भी प्रीपोजिशन का यूज किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन से होता है। इसको और बेहतर समझाने के लिए मैं आपको यहां पर कुछ और चीजें ऐड करके बताऊंगा। देखो, कुछ और चीजें ऐड करता हूं। आपको ये तो पता ही होगा कि किसी भी सामान्य से सामान्य सेंटेंस में, किसी भी सामान्य से सामान्य सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक उसकी वर्ब होती है और एक उसका ऑब्जेक्ट होता है। ये बात आपको पता है? कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछिएगा। आपको ये पता है कि एवरी सेंटेंस मस्ट कंटेन एटलीस्ट दीज 2-3 वर्ड्स। हर सेंटेंस में कम से कम ये 2 से 3 शब्द होते ही हैं। ये बात आपको समझ आई? एक ही बात में मैं आपको एक और बात बताऊंगा कि अगर आप इस सेंटेंस में कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो निश्चित तौर से आपको यहां पर किसी ना किसी प्रीपोजिशन की जरूरत होगी मेरे भाई। किसी ना किसी प्रीपोजिशन की जरूरत यहां पर होगी। ठीक है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद वाला वर्ड भी ऑब्जेक्ट के नाम से ही जाना जाता है, ऑब्जेक्ट के नाम से ही जाना जाता है। अब आप नोटिस करेंगे कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है भैया, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये किससे संबंध रखता है? वर्ब से। और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये किससे संबंध रखता है? इस प्रीपोजिशन से। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहां से कई एरर आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलो एक और बात। आपको पता है कि सब्जेक्ट होने का अधिकार सिर्फ 2 शब्दों के पास है, नाउन या प्रोनाउन। वर्ब होने का अधिकार वर्ब के पास है, ऑब्जेक्ट होने का अधिकार नाउन या प्रोनाउन के पास है। हाँ या ना? और प्रीपोजिशन जो है वो प्रीपोजिशन ही बनेगा। उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट है ये फिर से कौन बनेगा? नाउन या प्रोनाउन। लेकिन अगर यहां पर वर्ब आ जाए, वर्ब, तो वर्ब आएगी भैया आईएनजी वाली। वर्ब आएगी आपकी आईएनजी वाली, वर्ब आपकी आएगी आईएनजी वाली, ताकि आप उसे एक जीरेंड यानी नाउन बना सकें, ताकि आप इसे एक जीरेंड यानी नाउन बना सकें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई है क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है कि सही प्रीपोजिशन के बाद में, जरूरी नहीं है कि वो एग्जाम में सिर्फ प्रीपोजिशन का ही एरर देगा, हो सकता है कि प्रीपोजिशन के बाद में आपको एरर दे दे। क्या ये बात आपको समझ आई? एक बार जल्दी से। जी भैया बोलो, जुड़े हैं अपने साथ? जी सपना, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। जल्दी से बताओ, यहां तक की चीजें क्लियर है? एरर बनता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा यहां पर कि एग्जाम में जो एरर बनता है वो 2 चीजों को ध्यान में रख के। एग्जाम्पल ध्यान रखना, मैंने एक सेंटेंस बोला,
आई डोंट एग्री यू, एक सेंटेंस आपने लिखा। दूसरा आपने लिखा आई एग्री योर प्रपोजल। याद रखो, हमने प्यारे भाई ये दो सेंटेंस यहां पर लिखे हैं, और मैं आपसे क्या कहने के प्रयास कर रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि प्रीपोजिशन बाद वाले के लिए है या पहले वाले के लिए है, ये अलग अलग तरह से प्रीपोजिशन होता है। प्रीपोजिशन जो होता है ये फिक्स प्रीपोजिशन का जो सबसे बड़ा जो गेम है ना इसमें, वो है फिक्स प्रीपोजिशन। फिक्स प्रीपोजिशन जो होती है ना ये सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। फिक्स प्रीपोजिशन, ये जो फिक्स प्रीपोजिशन है ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, याद रखना। अब कई बार जो प्रीपोजिशन होती है वो नाउन के साथ आती है, नाउन प्लस प्रीपोजिशन। कई बार जो प्रीपोजिशन होती है वो वर्ब के साथ आती है, वर्ब प्लस कोई प्रीपोजिशन होगी, फिक्स प्रीपोजिशन। कई बार जो प्रीपोजिशन होती है वो एडजेक्टिव के साथ आती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो फिक्स प्रीपोजिशन है इन पर विशेष ध्यान रखिएगा। और हमेशा याद रखना, जब हम किसी चीज को करते हैं भैया, तो हमें दोनों ही तरीके से काम करना होता है। हम सामान्यतः दोनों चीजों पर फोकस करते हैं। कई बार हमें चीजों को रटना पड़ता है और कई बार हमें चीजों को समझना पड़ता है। मेरा मानना है कि हमें दोनों ही चीजों पर, दोनों ही तरफ ध्यान देना चाहिए। बहुत बार हमें रटने पे और बहुत बार हमें समझने पे और समझाने पे फोकस करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि समझे बिना आप रट के बैठ गए, आता पता कुछ है नहीं, वो चीज़ थोड़ी सी जमती नहीं है। चलो, ये बात आपको समझ आई। सबसे बड़ा खतरा आपको फिक्स प्रीपोजिशन से होगा। अब मैंने कहा कि अगर आप किसी व्यक्ति से एग्री हैं, व्यक्ति से, पर्सन से, तो ऐसी स्थिति में आपकी प्रीपोजिशन क्या हो जाती है? विद हो जाती है, विद। आई डोंट एग्री विद यू। लेकिन अगर आप किसी बात पर प्रपोजल पे सहमत रखते हैं तो फिर क्या आ जाता है आपका? टू। आई डोंट एग्री टू योर प्रपोजल। ऐसे ही मैं अगर तीसरा सेंटेंस लिख लूं, जैसे आपको मैं तीसरा सेंटेंस बोल दूं, जैसे आपने बोल दिया सी इज फॉन्ड क्लासिकल म्यूजिक। क्लासिकल म्यूजिक, तो आप मुझे बताओ कि इसमें क्या लगाओगे? यहां पर आएगा भैया ऑफ। अब आपने क्या कहा? यहां पर ऑफ आया है फाउंड की वजह से, और यहां पर टू या विद आया है इन दोनों लास्ट वाले वर्ड्स की वजह से। तो भैया प्रीपोजिशन को जब आप फिल इन द ब्लैंक करते हैं तो जरूरी होता है आपको ये पता होना कि किस वर्ड के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आई। जी भैया, नमस्कार नमस्कार भाई, राधे राधे। चलो बताइए, समझ आ रहा है? प्रीपोजिशन है क्या, ये चीज समझ आई? प्रीपोजिशन है क्या, ये चीज समझ आई? प्रीपोजिशन है क्या, ये चीज समझ आई? प्रीपोजिशन की जगह कहां होती है, ये चीज समझ आई? प्रीपोजिशन के बाद वाले शब्द को प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहा जाता है, उसे किस रूप में होना चाहिए, ये बात समझ आई? चलो, अब कुछ बेसिक प्रीपोजिशंस हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। कुछ बेसिक प्रीपोजिशंस। चलिए भाई, ये तो बात आपको समझ आई। प्रीपोजिशन वो शब्द होता है जो नाउन या प्रोनाउन का, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बोलूं, आपने बोला राज प्लेज क्रिकेट। राज प्लेज क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स। तो भैया ये एक सेंटेंस है, और अगर मैं आपसे बोलूं कि प्रीपोजिशन कौन है, ये है आपका प्रीपोजिशन, ये है आपका प्रीपोजिशन, ये है आपका प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद वाला जो शब्द होगा ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, नाउन या प्रोनाउन होगा। इसका संबंध ये किससे जोड़ने का काम करता है? पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन से जोड़ने का काम करता है। जल्दी से मुझे समझा दीजिए, क्या ये बात आपको समझ आई है या नहीं? जी हाँ भैया, बताओ, क्लियर है? बोलो, आगे बढ़ लेते हैं। अब इनका प्रयोग कहां होता है? इनका प्रयोग अब देखेंगे कुछ जनरल प्रीपोजिशंस। हालांकि ये फाइनल नहीं है, फिक्स प्रीपोजिशन की एक और वीडियो मैं आपको कराऊंगा, एक और क्लास हम करेंगे, यानी कल आने वाले कल में भी एक और क्लास हम प्रीपोजिशन की ही करेंगे, काफी हेल्प मिलेगी। जल्दी से मुझे बताओ, यहां तक देखो, मे के सेंस में हम इनका प्रयोग करते हैं, बड़े यानी महीने या साल में, महीने या साल में। कोई बात आप महीने या साल के लिए बोले
जैसे आपने बोला आई वॉज बॉर्न इन जुलाई, महीने जुलाई में बॉर्न हुआ था, बिल्कुल सही है। आई वॉज बॉर्न इन 1996, इन 1996, यानी महीने में, साल में बात करने के लिए आप इनका प्रयोग करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही है। बड़े शहरों के लिए इनका प्रयोग, आई लिव इन दिल्ली, बड़े शहरों में इनका प्रयोग आप करेंगे, छोटे शहरों में एट का होता है। बड़े देशों में, आई वर्क इन इंडिया, ही लिव इन अमेरिका, समझ पाए, ही लिव्स इन अमेरिका, आई लिव इन अमेरिका, यानी किसी बड़े देश में, बड़े राज्य में, बड़े शहरों के लिए क्या आता है, इन आता है। किसी सिचुएशन में होना, यानी आई एम इन हरी, मैं जल्दी में हूं, मैं किसी परेशानी में हूं, आई एम इन ट्रबल, ठीक है, मैं किसी मीटिंग में हूं, आई एम इन मीटिंग। फिजिकल पोजीशन, आप अभी कहाँ हो, आई एम इन द क्लास, आई एम इन द क्लास, आई एम इन द पार्क, आप ये भी तो बोल सकते हैं आई एम इन द क्लास, आप अभी कहाँ हो, आई एम इन द क्लास, मैं क्लास में हूं। तो ये क्या है, करंट पोजीशन को बताना, ठीक है भैया, ये क्या बता रहा है, करंट पोजीशन को, आई एम इन द क्लास। ये बात समझ आई होगी, बताओ जल्दी से मुझे। नेक्स्ट पे चलते हैं साथियों। अब एक बार जल्दी से आप लोग देख लो, क्या ये बात समझ आई? इसमें कोई बात समझ ना आई हो तो पूछ सकते हैं। हालांकि इनका प्रयोग सिर्फ यहां नहीं होता है, और बहुत सारी जगह पर इनका प्रयोग होता है, लेकिन ये कम से कम पॉइंट्स हैं जो ने जनरल अंडरस्टैंडिंग आपकी क्रिएट करेंगी यूज ऑफ इन को लेकर के। जल्दी से बताओ भैया। जी हाँ, पूजा जी नमस्कार, बताओ समझ आए? समझ आया भैया? समझ आया भैया? क्लियर है? चलो एक और चीज पे चलते हैं, आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अब एट का मतलब जो होता है वो में या पर, एट का प्रयोग पर या में दोनों के सेंस में होता है, पर या में दोनों के सेंस में एट का प्रयोग होता है, पर या में दोनों के सेंस में एट का प्रयोग होता है। जैसे हम बड़े शहर या देश के लिए इनका प्रयोग करते हैं, वैसे ही छोटे शहर या गांव के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। आई लिव एट ए विलेज, आई लिव एट, ठीक है। फिक्स समय के लिए एट का प्रयोग होता है, ठीक है। फॉर सम प्लेस, कुछ स्थानों के लिए एट द एयरपोर्ट, एट द रेलवे स्टेशन होता है, ठीक है। करंट पोजीशन के लिए आई एम एट वर्क, आई एम एट होम, आई एम इन ऑफिस और एट ऑफिस, ऑफिस के लिए इन और एट दोनों आ सकता है। कुछ फ्रेजेस के साथ, कुछ निश्चित फ्रेजेस के साथ भी, कुछ इडियोमेटिक फ्रेजेस के साथ भी आप एट का प्रयोग करेंगे। कई बार स्पीड बताने के लिए भी, स्पीड के लिए भी एट का प्रयोग होता है, ठीक है। एट का प्रयोग, जैसे आपने बोला माई बाइक इज रनिंग एट 80 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है, 80 किलोमीटर्स पर आवर। तो जब आप किसी की गति बताते हो, स्पीड बताते हो, तब भी आप एट प्रीपोजिशन का प्रयोग प्यारे भाई कर सकते हो। बताओ एक बार जल्दी से मुझे बता दो, क्या यहां तक की बातें क्लियर हुई हैं? जो चीज समझ ना आए बड़े बेझिझक उसे आप पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज समझ नहीं आ रही है उसे पूछा करो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पे चले। ऑन का मतलब होता है ऊपर, टिका हुआ। ये क्या कह रहा है हिंदी में? ऊपर स्थिर अवस्था में, स्थिर अवस्था, ऊपर स्थिर अवस्था में, यानी टिका हुआ, पूर्ण रूप से ऊपर स्थिर अवस्था में टिका हुआ जो होता है उसे बोलते हैं ऑन। जैसे मान लो मैंने बोला ये वाला, ये पेन मेरे हाथ पर पूर्ण रूप से टिका हुआ है, ये ऑन है, ठीक है। फिक्स पोजीशन, जैसे द माई बुक इज ऑन द टेबल, सी इज ऑन द रूफ, सी इज ऑन द रूफ, ये ऑन है, सी इज ऑन द रूफ। पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर डे के लिए, जैसे मीट मी ऑन 5th of अगस्त, पर्टिकुलर डे के लिए, जैसे कॉल मी ऑन मंडे, ठीक है जी। बोलो बोलो। कुछ और हैं, जैसे फाउंड के साथ ऑफ आता है, ठीक है जी, फाउंड के साथ ऑफ, अक्यूज्ड के साथ भी ऑफ आता है, ठीक है जी, अक्यूज्ड ऑफ, गिल्टी ऑफ, गिल्टी ऑफ, ठीक है, फाउंड ऑफ, गिल्टी ऑफ, बी अवेयर ऑफ, ठीक है, टेक केयर ऑफ। इन सभी के साथ भैया फिक्स प्रीपोजिशन है ऑफ, इन सभी के साथ। अच्छा मैंने ऑन का एक्सप्लेन करना था, लेकिन कोई बात नहीं, इनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन है, ऑफ का प्रयोग किया जाता है, ऑफ। समझ आया? डिपेंड ऑन,
डिपेंड के साथ क्या आता है? ऑन और अपॉन दोनों आता है, ऑन भी आता है, अपॉन भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलो, बिटवीन और अमंग। बिटवीन और अमंग का मतलब ये होता है प्यारे भाई, जब हम किसी प्रॉपर्टी को या किसी भी चीज को दो लोगों के बीच में बांटेंगे तो वो होता है आपका क्या, जब भी किसी चीज को दो लोगों के बीच में बराबर बराबर बांटा जाए वहां पर बिटवीन का प्रयोग होगा। बिटवीन का मतलब होता है किसी भी चीज को दो के बीच में बांटना बिटवीन होता है, और अगर हम किसी चीज को दो से अधिक के बीच में बांटते हैं तो वो होता है अमंग। वो क्या होता है? अमंग होता है। एग्जाम्पल देख लो, जैसे आपने बोला डिवाइड दिस ऑल प्रॉपर्टी बिटवीन राम एंड श्याम। दो लोगों के लिए क्या आया है? बिटवीन। और जब दो से अधिक होंगे तो क्या आएगा? अमंग आएगा। जैसे आपने बोला डिवाइड दिस ऑल प्रॉपर्टी अमंग, अमंग राम श्याम एंड मोहन। दो से अधिक के लिए आता है अमंग, और दो के बीच में आता है बिटवीन। एक बार एक्सप्लेन करके मुझे देखेंगे और बताएंगे। मुझे बताओ, ये बात समझ आई? बिटवीन का प्रयोग, जी हाँ, बिटवीन का प्रयोग हम दो के बीच में करते हैं। जब हम किसी चीज को दो के बीच में बांटते हैं तो बिटवीन होता है, और अगर हम किसी चीज को दो से अधिक के बीच में बांटते हैं तो अमंग होता है। देखो, बहुत जरूरी नहीं है कि आप जल्दी जल्दी पढ़ें और आगे बढ़ते रहें। मुझे बता दो कि चीजें समझ आई। आपने सबसे पहले इन का प्रयोग पढ़ा, उसके बाद आपने एट का प्रयोग पढ़ा भैया, उसके बाद आपने पढ़ा ऑन का प्रयोग, उसके बाद आपने पढ़ा है बिटवीन और अमंग का प्रयोग। देख लो और मुझे बताओ क्या चीज समझ आ रही है या नहीं। नेक्स्ट पे अगर हम बात कर लें, इसको छोड़ दो, ये कोई जरूरी नहीं है जो लिखा हुआ है। फोर, फोर का मतलब होता है के लिए के सेंस में। फोर का मतलब के लिए। जैसे आपने बोला डू इट फॉर मी, इसे मेरे लिए कर दो। अब फोर का मतलब कीमत बताने के लिए भी होता है, कीमत बताने के लिए। जैसे माई फादर बॉट दिस बाइक फॉर 40,000, यानी 40,000 की कीमत। कीमत बताने के लिए भी आप फोर का प्रयोग करेंगे। या कई बार निश्चित डेस्टिनेशन को दिखाने के लिए भी फोर का प्रयोग करते हैं आप। जैसे ही इज लिविंग फॉर अमेरिका टू नाइट, फॉर अमेरिका टू नाइट। कोई डेस्टिनेशन या मंजिल जब आप कहीं के लिए जाते हैं उसकी बात करोगे तो भी आप किसका प्रयोग करोगे भैया? फोर का प्रयोग कर लोगे। बात समझ आई? नेक्स्ट की सेंस, फ्रॉम का मतलब होता है से। फ्रॉम का मतलब से होता है। जैसे माई ग्रैंडफादर इज कमिंग फ्रॉम लंडन, लंडन से के सेंस में आप फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। मेरे पिताजी लंदन से आ रहे हैं। आप कहां से आ रहे हो? वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम? आप कहां से आ रहे हो? आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से आ रहा हूं। समझ पाए? यह सफर के साथ फ्रॉम आता है, सफर के साथ फ्रॉम। रेफरेन फ्रॉम होता है। डिफर के साथ भी फ्रॉम आता है, ठीक है। एब्स्टेन, एब्स्टेन, प्रिवेंट, इन सभी के साथ फ्रॉम आता है। इन सभी के साथ क्या आता है? फ्रॉम आता है, ठीक है। चलो, फ्रॉम टू का मतलब होता है से तक। यानी आपने बोला भैया हमारी क्लास कब से कब तक है? मंडे से सैटरडे तक है। फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। जैसे दिस क्लास विल बी फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। दिस क्लास विल बी फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। जैसे आपने बोला कि सर मेरी छुट्टी कब से कब तक है, तो आपकी छुट्टी क्या है? योर हॉलीडेज हैव बीन परमिटेड फ्रॉम अगस्त 20 टू अगस्त 30, यानी 20 अगस्त से फ्रॉम टू 30 अगस्त तक, फ्रॉम टू। समझ पाए? फ्रॉम टू का प्रयोग क्लियर हुआ? बोलिए, ये बात आपको समझ आई भैया? फ्रॉम टू का पता चला। नेक्स्ट पे चलते हैं, अबव और बिलो। अबव एंड बिलो एक चीज ऐसे मान के चलो, मान लो कोई लाइन है, कोई समय सीमा है। आपने कहा 40 साल, जो 40 साल से ऊपर है, जो 40 से ऊपर है, 40 से ऊपर है वो हो गया अबव। जो 40 से ऊपर है वो अबव हो गया। जो 40 से नीचे है वो हो गया भैया बिलो। जो 40 से ऊपर है वो अबव, जो 40 से नीचे है वो बिलो हो गया। जल्दी से बताओ, अबव एंड बिलो क्लियर हुआ? बता दो, अबव एंड बिलो क्लियर हुआ? बोलो।
अबव एंड बिलो क्लियर हुआ। नेक्स्ट पे चलते हैं, अप एंड डाउन। अप एंड डाउन का मतलब क्या है, मान लो किसी चीज को ऊपर आने को बोला जाता है अप, ऊपर जाने को बोला जाएगा अप, और वहां से नीचे आने को, उतरने को, नीचे आने को बोला जाएगा डाउन। जैसे स्टैंड अप और सिट डाउन, स्टैंड अप और सिट डाउन, कम अप और कम डाउन। समझ पाए भैया? मान लो आप ऊपर आ रहे हैं या ऊपर चढ़ रहे हैं तो अप होगा, और आप ऊपर से नीचे उतर रहे हैं या आ रहे हैं वो डाउन होगा। ये बात आपको समझ आई जी? क्या कह रहे हैं भैया? कमेंट्स को लेकर के ऐसे समझ लो, थोड़ा सा मैं इग्नोर भी कर रहा हूँ, कुछ टेक्निकल इशू भी है, एडजस्ट कर लो। आज कमेंट्स थोड़ा सा कम रिस्पॉन्ड में रहेंगे, लेकिन समझते रहना। मेरा पूरा प्रयास ये रहेगा कि मैं जो पॉइंट आपको क्लियर करूँ वो समझ आए, ठीक है? और आपका भी प्रयास यही होना चाहिए कि जो भी पॉइंट चल रहा है, जो भी चीज़ें डिस्कस में हैं, उनको समझा जाए, ठीक है? उनको समझने पर प्रयास किया जाए। बताइएगा, क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? नेक्स्ट पे चलते हैं, बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड का मतलब होता है बहुत पास होना, बिसाइड का मतलब है बहुत पास में होना। जैसे आप कहीं पर बैठे हैं बहुत पास में, बिल्कुल पास, नजदीक में जाकर के, तो वो होता है बिसाइड। और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, के अलावा या के अतिरिक्त, के अलावा या के अतिरिक्त, ठीक है जी? जैसे देविका इज सिटिंग बिसाइड हर ग्रैंड पेरेंट्स। बिसाइड हर ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब है देविका अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास बैठी है। अब पास का मतलब एक होता है नियर, नियर और फार, आपने वो भी देखा होगा। नियर का मतलब जो होता है वो दूरी को दिखाता है, नियर का मतलब भी पास होता है, और डिस्टेंस का मतलब होता है फार। ये किसको दिखाता है? डिस्टेंस, फार, दूर को। अब आपको ये तो पता होगा। अब कोई चीज पास है, पास का मतलब 100 मीटर भी है, 10 कदम भी पास है, 20 कदम भी पास है, 200 मीटर, 500 मीटर, ये सब पास ही तो है। लेकिन बिसाइड्स का मतलब होता है जब हम बहुत नजदीक में हों, मान लो सटकर बैठे हैं, बिल्कुल चिपक कर बैठे हैं, वो होता है बिसाइड, बहुत पास में हो जाना। समझ पाए? और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, बिसाइड और बिसाइड्स। अब अंतर कैसे होगा, कैसे एरर दिया जाएगा? मान लो एग्जामिनर पूछना चाह रहा है बिसाइड, लिख के दे दिया बिसाइड्स, पूछना चाह रहा है बिसाइड्स, लिख के दे दिया बिसाइड, ये एरर होगा। समझ पाए? ये बात क्लियर हुई? बताइए। नेक्स्ट, जैसे एग्जांपल क्या कह रहा है, देविका इज सिटिंग बिसाइड हर ग्रैंड पेरेंट्स, यानी वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास बैठी है, नजदीक बैठी है। ही गेव मी सम मनी बिसाइड्स ए बुक, उसने मुझे एक किताब के अलावा कुछ पैसे भी दिए। उसने मुझे किताब के अलावा कुछ पैसे भी दिए, उसने मुझे किताब के अलावा कुछ पैसे भी दिए। समझ पाए? नेक्स्ट, यहां तक बात समझ आई? अबव, अबव का मतलब होता है बहुत ऊपर, आसमान में, बादलों से ऊपर, बहुत ऊपर हो जाना, विदाउट टच। द प्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, रट लेना इसको। अबव का मतलब क्या है? बादलों से ऊपर, बहुत ऊपर, ठीक है? बादलों से ऊपर यानी बहुत ऊपर करना, ठीक है? वो होता है आपका क्या? अबव। नेक्स्ट पे चलते हैं, विद और विदाउट। विद का मतलब के साथ होता है, और विदाउट का मतलब के बिना होता है। ये जनरल प्रीपोजिशन है, ये फाइनल चैप्टर नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? फिक्स प्रीपोजिशन। मैं जो नेक्स्ट वीडियो आपको कल कराऊंगा वो फिक्स प्रीपोजिशन की कराऊंगा, ठीक है? विद और विदाउट। विद का मतलब होता है के साथ, विद का मतलब होता है के साथ, और विदाउट का मतलब होता है के बिना, के बिना। जैसे आपने बोला सी लिव्स विद हर हस्बैंड, हस्बैंड के साथ रहती है, हस्बैंड के साथ रहती है। और आपने बोला सी कांट लिव विदाउट हर हस्बैंड, यानी वो हस्बैंड के बिना नहीं रह सकती। के साथ या के बिना, के साथ या के बिना। समझ पाए? बोलो, कोई चीज समझ नहीं आ रही हो तो पूछ लीजिए भैया। के साथ और के बिना, बोलो। हाँ जी, के साथ और के बिना। बात क्लियर हुई? अब चलते हैं अंडर। अंडर का मतलब क्या होता है प्यारे भाई? अंडर का मतलब होता है, मान लो मैं छत के नीचे हूं, मान लो मैं किसी चीज के नीचे खड़ा हूं, कंप्लीटली कवर्ड हूं, लेकिन वो मेरे ऐसे नीचे नहीं है, मैं ऐसे नीचे नहीं हूं, ऐसे नीचे हूं, यानी कोई चीज है तो सही, वो मेरे ऊपर है। जैसे आसमान के नीचे, जब पेड़ के नीचे, छत के नीचे, तो छत मेरे सर से थोड़ी लगी होती है, थोड़ी ऊपर उठी होती है ना, लेकिन पूरे तरीके से मेरे को कवर रखती है। तो जिसे बोलते हैं जो पूरे तरीके से आपको कवर करके रखता है, ठीक है,
उसे बोलते हैं आप अंडर। जैसे वी आर सिटिंग अंडर द ट्री, हम पेड़ के नीचे बैठे हैं। आपने बोला वी ऑल लिव अंडर ए रूफ, हम एक छत के नीचे रहते हैं। तो अंडर का मतलब क्या होता है? नीचे होना, पूर्णतः कवर होना, पूर्णतः कवर होना। इसका मतलब क्या? पूरे तरीके से कवर होना, नीचे होना। बताओ जल्दी से, बात क्लियर है कि नहीं? हाँ जी भैया, बात समझ आई? आवाज वगैरह क्लियर है? अच्छा, आवाज तो मेरी आपको वैसे भी ढीली दिखाई देती है, जबकि है नहीं, काफी ठीक आवाज आ रही है मेरी तरफ से। तो चलो, बीनीथ का मतलब होता है भैया नीचे। बीनीथ का मतलब भी क्या होता है? नीचे होता है। अब ये कैसा नीचे है? अंडर का मतलब भी नीचे है, बिलो का मतलब भी नीचे है। अब मान लो ये मेरे हाथ के नीचे कोई सामान पड़ा है, ये है बीनीथ। मान लो कोई चीज आपके हाथ के नीचे है। अगर कोई चीज ऐसे नीचे है तो अंडर हो सकती है, यानी किसी चीज से चिपके ना रह के थोड़ा नीचे होना अंडर होता है, किसी चीज से बिल्कुल चिपक के रहना बीनीथ होता है। मान लो कई बार हम निकल के आते जाते रहते हैं और आपके पैर के नीचे कुछ आ गया, आपने बोला देयर इज समथिंग बीनीथ योर फीट, पैर के नीचे कुछ है, आपके पैर के नीचे कुछ है, वो होता है बीनीथ। या कई बार टेबल में ड्रॉर नहीं होता, वो बिल्कुल जस्ट नीचे होता है, वो होता है बीनीथ। ठीक है जी। जैसे आपने बोला देयर इज अ ड्रैग बीनीथ द टेबल, टेबल के नीचे एक ड्रैग है। देयर इज समथिंग बीनीथ माई फुट, मेरे पैर के नीचे कुछ है। तो बीनीथ का मतलब होता है नीचे, लेकिन जस्ट नीचे, चिपका होना। समझ पाए? बताओ जल्दी से। नेक्स्ट पे चलते हैं, इन फ्रंट ऑफ और बिफोर। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। यानी डोंट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई गेट, मेरे गेट के सामने, के सामने, के सामने, मेरे गेट के सामने अपनी कार पार्क मत करो, मेरे गेट के सामने अपनी कार पार्क मत करो। ये होता है आपका क्या? इन फ्रंट ऑफ। ठीक है। अब बिफोर का मतलब भी क्या होता है? सामने होता है। इन फ्रंट ऑफ का मतलब भी सामने होता है। अंतर क्या होता है? मान लो अगर कोई परमानेंट रिमार्क है, जैसे आपने बोला देयर इज अ टावर इन फ्रंट ऑफ माई गेट, मेरे गेट के सामने टावर है। ठीक है। देयर इज अ टेम्पल इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल, ठीक है, यानी स्कूल के सामने, मेरे स्कूल के सामने क्या है? टेम्पल है। तो जब भी हम किसी परमानेंट रिमार्क को देखते हैं तो उसे इन फ्रंट ऑफ, या छोटा मोटा कोई मुद्दा किसी के सामने रखने को बोलते हैं भैया बिफोर। जैसे इंडिया रेज्ड अ इशू ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बिफोर द यूएन, यानी यूएन के सामने। बिफोर का मतलब भी के सामने है, इन फ्रंट ऑफ का मतलब भी के सामने है साहब जी। ये बात आपको समझ आई? नेक्स्ट पे चलेंगे। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। अब किसी चीज के पीछे होना, जैसे दो तरीके से इसके मतलब होते हैं किसी के पीछे। जैसे ही इज बिहाइंड द ट्री, ही इज बिहाइंड द ट्री, वो पेड़ के पीछे है। ठीक है। प्लीज हैव अ लुक बिहाइंड, थोड़ा पीछे देखो, अपने दूसरी तरफ देखो, पीछे मुड़कर देखो। तो पीछे, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। जल्दी से बताओ, बात क्लियर है? हाँ जी, पीछे वाला देखो। इन फ्रंट ऑफ और बिफोर दोनों का मतलब के सामने होता है, लेकिन अगर कोई परमानेंट रिमार्क है तो वहां पर हम लगाते हैं इन फ्रंट ऑफ। ठीक है। बोलो। इन फ्रंट ऑफ और बिफोर दोनों का मतलब के सामने होता है, लेकिन अगर कोई परमानेंट रिमार्क टाइप है तो इन फ्रंट ऑफ होता है, या अगर कोई छोटा मोटा मुद्दा या कोई बात किसी के सामने लेकर रखनी है उसे बिफोर बोलते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं भैया, बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब पीछे होता है, ये बात समझ आई? नेक्स्ट पे चल लेते हैं, बिफोर एंड आफ्टर। मान लो कोई समय सीमा है, आपने कहा 7 बजे के बाद या 7 बजे के पहले, तो पहले के लिए क्या हो गया भैया? बिफोर 7 AM। और आपने बोला 7 बजे के बाद, तो आफ्टर 7 AM। एक ही बात है, पहले और बाद में बिफोर और आफ्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट पे चलेंगे, अलोंग विद का मतलब होता है के साथ साथ। मान लीजिए कोई नदी है, कोई नदी जा रही है, मान लीजिए कोई नदी जा रही है, नदी के साथ साथ कई बार आपने देखा होगा उसके दोनों इस तरफ हाईवे बना हुआ है, आपने नोटिस किया होगा। यहां पर क्या है? हाईवे है, यहां पर क्या है? हाईवे है। तो जैसे जैसे वो नदी जा रही है वैसे वैसे वो हाईवे भी जा रहा है, इसे बोला जाता है अलोंग विद बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है भैया? अलोंग विद बोला जाता है साथियों। चलो जल्दी से बताओ, कोई बात, कोई डाउट? बोलो, कोई डाउट? नेक्स्ट पे हम चलेंगे, सिंस एंड फोर। सिंस एंड फोर क्या होता है? निश्चित समय।
निश्चित समय, अब ये निश्चित समय क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा। निश्चित समय के लिए आता है भैया सिंस, और अनिश्चित समय के लिए आता है भैया फॉर। अनिश्चित समय, अब ये निश्चित और अनिश्चित समय क्या होता है, ये समय कब से निश्चित और अनिश्चित होने लगा। देखो मान लो आपने कोई दिन का नाम लिया, कोई सन का नाम लिया, कोई महीने का नाम लिया, आपने सुबह शाम का नाम लिया, तो ये सब निश्चित होता है। निश्चित के लिए क्या आता है, सिंथ आता है। जैसे आशीष हैज बीन लिविंग हियर सिंस 2000, यानी 2000 से रह रहा है, जब सन 2000 से रह रहा है तो वो क्या हो जाएगा, सिंस हो जाएगा। आशीष हैज बीन लिविंग हियर फॉर मेनी ईयर्स, कई सालों से रह रहा है। ये जो समय है, ये जो है, ये निश्चित समय है। ये किसको दिखा रहा है, निश्चित समय को दिखा रहा है। अगर ये निश्चित समय है तो आएगा सिंस, और ये जो फॉर मैनी ईयर्स है, मैनी ईयर्स है, ये अनिश्चित समय है। ये क्या है, अनिश्चित समय है, और अनिश्चित समय के लिए क्या आएगा भैया, फॉर आएगा। ठीक है, निश्चित समय के लिए आएगा सिंस, और अनिश्चित समय के लिए क्या आएगा, फॉर आएगा। जल्दी से मुझे बताओ क्या ये बात आपको समझ आई कि नहीं। बोलिए, ये बात आपको समझ आई। हाँ जी, समझ आया। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं भैया। ऑफ और ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, की, के। जैसे द हाउस ऑफ माई अंकल, यानी मेरे अंकल का घर, मेरे अंकल का घर। का, की, के, का, की, के सेंस में ऑफ का प्रयोग करते हैं। समझ पाए, का, की, के सेंस में ऑफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, कीप द डॉग्स ऑफ द फ्लोर्स बेड, यानी ऑफ का मतलब अलग करना होता है, अलग करना या हटाना। जैसे स्विच ऑफ, स्विच ऑफ द फैन। ठीक है, बंद करना या हटाना। या गेट ऑफ माई साइट, गेट ऑफ फ्रॉम हेयर, यहां से दफा हो जाओ। ठीक है, यहां से दफा हो जाओ। बताओ समझ पाए कि नहीं। जी बिल्कुल सही है भैया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पे चल लेते हैं। डायरेक्शन बताने के लिए या किसी व्यक्ति विशेष से बात करने के लिए भी टू का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, ये डेस्टिनेशन है आपका, डायरेक्शन है आपकी। ठीक है, या कई बार किसी व्यक्ति से बातचीत के लिए भी टू का प्रयोग होता है। जैसे मे आई स्पीक टू मिस्टर सिंह। मुझे लगता है कि ये जो एक जनरल इंट्रोडक्शन में प्रीपोजिशन का दे रहा हूं, तो ऐसा इसमें है नहीं कुछ कि जो ज्यादा समझ आपको आए ना, या ज्यादा आपको कंफ्यूज करे। अगर लगता है आपको ऐसा कुछ है जो आपको परेशान करेगा या आपको दिक्कत करेगा, तो बताओ मुझे क्या होगा, वो बोलो। नेक्स्ट पे आ जाते हैं भैया। टुवार्ड्स, अब ध्यान देना, टुवार्ड्स और टू में अंतर क्या होता है। टू और टुवार्ड्स में अंतर क्या होता है। देखो, आपने बोला मैं दिल्ली की तरफ जा रहा हूं, की ओर, इसका मतलब क्या है, की ओर या की तरफ। और इसका मतलब होता है किसी डेस्टिनेशन को। जैसे आपने बोला आई एम गोइंग, आई एम गोइंग टू दिल्ली। आपने बोला मैं दिल्ली जा रहा हूं, दिल्ली को जा रहा हूं या दिल्ली जा रहा हूं, तो इसका मतलब हो गया गोइंग टू। लेकिन आपने बोला आई एम गोइंग टुवर्ड्स दिल्ली, यानी मैं दिल्ली की तरफ जा रहा हूं। इसका मतलब है मैं दिल्ली की तरफ जा रहा हूं, दिल्ली की तरफ। समझ पाए, दिल्ली जाना और दिल्ली की तरफ जाने में अंतर है। बोलो, दिल्ली की तरफ और दिल्ली जाने में अंतर है। बोलिए, समझ पाए। नेक्स्ट पे चलते हैं भैया। ऑन और अपॉन, अब ध्यान रखो, मान लो कोई चीज है, किसी चीज के ऊपर गिर, कोई चीज किसी चीज के ऊपर रखिए। मान लो एक टेबल है यहां पे,
ठीक है, टेबल जैसी भी बनेगी, कभी आप ये कहो कि सर ये क्या बना दिया आपने। ठीक है, तो मान लो ये टेबल है, टेबल के ऊपर कोई चीज रखी हुई है यहां पर स्थिर अवस्था में, ये हो गया भैया ऑन। ये बात आपको समझ आई। और मान लो वहीं पर एक और टेबल है, ठीक है, इसके ऊपर से कोई चीज गिर रही है, यानी ये चीज यहां ना होकर के ये यहां आ रही है, ये चीज यहां ना होकर के यहां आ रही है, गिर गई इसके ऊपर से जमीन पे, तो ये क्या हो गया, अपॉन हो गया। मान लो कोई चीज किसी चीज के ऊपर रुकी हुई है तो वो स्थिर अवस्था में होने पर ऑन होगी, और अगर वो चीज गिर जाए किसी के ऊपर से जाकर के, वो क्या होगी, अपॉन होगी। या मान के चलो कि आप खुद इसके ऊपर से जा रहे हैं, आप खुद इसके ऊपर से छलांग लगा रहे हैं, तो भी क्या होगी, वो अपॉन हो जाएगा, तो भी क्या होगा, वो अपॉन हो जाएगा। ये बात आपको समझ आई, ऑन और अपॉन। जैसे सी लेफ्ट हर मोबाइल ऑन द डेस्क, मोबाइल डेस्क पर छोड़ दिया, ऑन आएगा। सी जंप्ड अपॉन द वॉल, यानी जंप अपॉन, दीवार के ऊपर से उसने जंप लगा दी, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा। जल्दी से मुझे बताओ क्या ये बात समझ आई। नेक्स्ट पे चलेंगे भैया, इन और विद इन। अब होता क्या है, कई बार हम कई काम को करने में पूरा समय लगाते हैं। मान लो मैंने कहा मैं इस क्लास को 1 घंटे में खत्म करूंगा, आई विल फिनिश द क्लास इन एन आवर, पूरा समय लेने पर इनका प्रयोग। और आपने बोला मैं इस क्लास को 1 घंटे के अंदर अंदर खत्म कर दूंगा, विद इन एन आवर। आपने कहा मैं आपके पास 10 मिनट में पहुंच रहा हूं, जब आप पूरा 10 मिनट लेंगे तो इन, और जब आप 10 मिनट से अंदर अंदर आ जाएंगे तो विद इन होता है। ठीक है, जैसे आई विल कम बैक इन 20 मिनट्स, में 20 मिनट में आऊंगा, और आई विल कम बैक विद इन 20 मिनट्स, में 20 मिनट के अंदर अंदर आ जाऊंगा। 20 मिनट में 20 मिनट के अंदर अंदर। ये बात समझ आई, बोलो बताओ। नेक्स्ट पे चलते हैं, एक्रॉस और थ्रू। अब एक्रॉस क्या होता है, याद रखो, मान लो कोई पॉइंट है, उसके आर पार आपने बोला एक्रॉस मुंबई, मान लो ये मुंबई है, अब मुंबई के आसपास आपने देखा है सारा क्षेत्र, इधर उधर सब जा रहे हैं, एक्रॉस आपने देख लिया, एक्रॉस। या मान लो कोई 2 पॉइंट्स हैं, उनको जोड़ने का काम करता है एक्रॉस। मान लो कोई नदी है और उस नदी पर कोई पुल बना हुआ है, ब्रिज बना हुआ है, उन एक छोर से दोनों छोर को जोड़ रहा है, तो वहां पर होगा देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर। या कई बार हम कहते हैं कि भैया गली में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कोई भी नहीं है, तो अक्रॉस हो जाएगा। जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जोड़ करके बताते हैं, वहां पर क्या होता है, अक्रॉस होता है। क्या ये बात समझ आई। अब बात कर लेते हैं थ्रू की। थ्रू क्या होता है, मान लो आप किसी चीज के आर पार देख रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, थ्रू हो जाएगा। थ्रू समझ पाए। थ्रो का मतलब होता है किसी के आर पार होना, और अक्रॉस का मतलब होता है 2 डिफरेंट पॉइंट्स को जोड़कर एक कर देना, एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ देना। समझ पाए, बताओ जल्दी से, कोई डाउट इसमें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम कह रहे हैं बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब मान लीजिए कोई लाइन है, LOC, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, ये लाइन है, लाइन ऑफ कंट्रोल है। आप कह रहे हैं इसके पार मत जाना, उस पार। आपने बोला इसके उस पार मत जाना, उस पार, यहां से उस पार, कहते हैं ना उस पार मत जाना, वो होता है भैया बियॉन्ड। क्या होता है, बियॉन्ड। उस पार के सेंस में क्या है, बियॉन्ड हो जाता है। ठीक है जी, जैसे यू कांट गो बियॉन्ड द बाउंड्री, आप बाउंड्री के उस पार नहीं जा सकते। गोइंग बियॉन्ड दैट पॉइंट इज नॉट अलाउड, उस पॉइंट के उस पार जाना अलाउड नहीं है। अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब होता है के खिलाफ, के खिलाफ। जैसे आपने बोला कि somebody registered an FIR against me, मेरे खिलाफ किसी ने FIR करा दी, अगेंस्ट हो जाएगा। अब अगेंस्ट का मतलब के खिलाफ भी होता है, और अगेंस्ट का मतलब के सट के खड़ा होना। कई बार ऐसा होता है, मान लो मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं, सट के लग के खड़ा हो जाऊं, तो वो भी क्या होगा, अगेंस्ट होगा। समझ पाए। नेक्स्ट पे चलेंगे भैया, ओवर विदाउट टच। ओवर का मतलब क्या होता है, मान लो कोई चीज है तो सही आसपास ही, ऊपर है लेकिन टच नहीं है। जैसे आपने बोला फ्लाई ओवर, भैया फ्लाई ओवर, वी नीड ए रूफ ओवर आवर हेड, हमारे छत पर, हमारे सर के ऊपर हमें छत चाहिए, सर के ऊपर हमें छत की जरूरत है। या आपने बोला द ब्रिज वॉज बिल्ट ओवर द रिवर। ओवर द रिवर का मतलब है, मान लो आप कोई किसी चीज को पिलर में हवा में रोक रहे हैं, हवा में रोक रहे हैं विदाउट टच विद द ग्राउंड, तो वो क्या हो जाएगा भैया, वो हो जाएगा आपका, वो क्या हो जाएगा आपका, ओवर हो जाएगा। समझ पाए। अब हम बात करेंगे इन और इनटू। इन और इनटू होता क्या है, देखिए मान लो आपने कहा मैं क्लास में हूं, तो ये विदाउट गति की बात है, जिस समय आप कोई गति ना करें वो होता है इन।
और आपने कहा मैं क्लास में जा रहा हूं। जब आप इस तरह से गति करते हैं, मान लो आप क्लास में हैं तो इन है, जब आप क्लास में एंट्री कर रहे हैं, आप चल के जा रहे हैं, तो वो जो गति की अवस्था है उसे बोला जाता है इनटू। ठीक है, जैसे वी आर सिटिंग इन द क्लास, द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर। आप नदी में जा रहे हैं तो गोता जब आप मारेंगे, अंदर जब आप प्रवेश करेंगे तो गति होगी, और उस समय जब आप गति से प्रवेश करते हैं वहां पर इनटू का प्रयोग होता है। किसका? इनटू का। नेक्स्ट, ऑन टाइम और इन टाइम। ऑन टाइम और इन टाइम। ऑन टाइम का मतलब होता है जब हम किसी जगह पर समय से पहुंच जाएं तो ऑन टाइम, समय से पहले पहुंच जाएं तो इन टाइम। आपने कहा सर क्या बात हुई? मान लो आपकी क्लास 5 बजे शुरू होती है, 5 बजे, 5 बजे आ जाना, 5 बजे है, 5 बजे पर आ जाना, ऑन टाइम हो जाएगा। 5 बजे है, 5 बजे पर आ जाना, ऑन टाइम। 5 बजे क्लास है आपकी और आप 5 बजे ही आ गए तो आप पहुंचे ऑन टाइम। लेकिन आप पहुंच गए 4:30 तो आप पहुंच गए समय से पहले इन टाइम। ऑन टाइम और इन टाइम में थोड़ा सा अंतर है। ऑन टाइम और इन टाइम में थोड़ा सा अंतर है। जब आप किसी काम को करने के लिए कोई समय निश्चित करते हैं और आप उस समय पर पहुंच जाएं तो ऑन टाइम, और आप उस समय से पहले पहुंच जाएं तो इन टाइम का प्रयोग उसमें होता है। समझ पाए जी? चलो भाई प्यारे भाई, आज के लिए ये 30 इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस मैंने कराए हैं। दो द टॉपिक इज नॉट डन येट, अभी तक टॉपिक पूरा नहीं हुआ है। अभी भी हमें एक और क्लास इसके लिए लेनी पड़ेगी, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लेंगे। ठीक है, एक और क्लास हम लोग प्रीपोजिशन की करेंगे। दिस वाज जनरली ओनली एन इंट्रोडक्शन, ये इंट्रोडक्शन था और जनरल प्रीपोजिशंस के यूज थे। ठीक है, इसी के साथ प्यारे साथियों आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं कल। टिल देन धन्यवाद, नमस्कार। बट प्लीज डोंट फॉरगेट वॉचिंग दिस वंस मोर। एक बार और इस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, जय हिंद, नमस्कार।